Hello friends, welcome back to another video of Indian Economic Development Chapter 2. We had already seen the reforms in the agricultural sector, which were land reforms and green revolution. Now we are going to see the industrial and trade policy from 1950 to 1990. इसके तीन कंपोनेंट्स हैं मेजरली। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास की गई पार्लियामेंट में वो क्या थी, उसमें क्या चेंजेस हुए। दूसरा एक कमेटी बनाई थी कार्वे कमेटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए थी, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी जो हमने फॉलो की। और तीसरा हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, वो क्या थी। ये तीन चीज़ हम बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबको तीन हिस्सों में बांट दिया। दे क्लासिफाइड ऑल द इंडस्ट्रीज इनटू 3 लिस्ट्स। और पहली लिस्ट थी शेड्यूल ए, दूसरी शेड्यूल बी, तीसरी शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर वो इंडस्ट्रीज आएंगी दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। पूरा का पूरा कंट्रोल उसमें गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट ओन्ड होंगी और गवर्नमेंट ही चलाएगी उन इंडस्ट्रीज को। शेड्यूल ए के अंदर देयर वर 17 इंडस्ट्रीज, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हेवी कास्टिंग्स, हेवी प्लांट एंड मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, कोल, मिनरल ऑयल और माइनिंग, मिनरल्स, एयरक्राफ्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो पूरी लिस्ट है 17 इंडस्ट्रीज की, यू नीड नॉट क्रैम इट, बट एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि ये किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। बेसिकली जो हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो फर्दर इंडस्ट्रीज के डेवलप होने में मदद करेंगी, वैसी इंडस्ट्रीज हमने शेड्यूल ए में रखी थी ताकि गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल कर सके और गवर्नमेंट उन्हें अच्छे से डेवलप कर सके। यू नीड टू रिमेंबर कि उस टाइम पे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देर वर नॉट मैनी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सके, इतना ह्यूज अमाउंट इनमें चाहिए होता है। और दूसरा कि इंडिया का मार्केट भी इतना डेवलप नहीं था, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट इतना रिस्क नहीं ले सकता था, तो गवर्नमेंट को ही स्टेप इन करना पड़ा और ये शेड्यूल ए की जो इंडस्ट्रीज है इनको पूरा अपने अंडर कंट्रोल में लेना पड़ा। तो हमने शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज देख ली। इन 17 इंडस्ट्रीज में से आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड है वो है रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी। अब हम आते हैं शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज पे। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा उन्होंने रिजॉल्व किया और इसकी लिस्ट बनाई शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज की। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो किया है, लेकिन जो नए यूनिट्स खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं। और जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस वगैरह लेंगे वो भी गवर्नमेंट लेगी। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो किया, बट प्राइवेट सेक्टर वुड follow the government and government would take the lead in these schedule B industries। इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी। कौन कौन सी थी एक बार जस्ट नाम देख लेते हैं। शेड्यूल बी में थी अदर मिनरल्स देन दोज इन शेड्यूल ए, फिर मशीन टूल्स, फेरो अलॉयज मतलब उसके आयरन के अलॉयज, स्टील टूल्स, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डाइज, प्लास्टिक्स, essential drugs and antibiotics, fertilizer, synthetic rubber, chemical pulp, road and sea transport. And anyways, you do not need to learn this list. Just you can look for a reference. तो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज आई उनके अलावा जो इंडस्ट्रीज बच गई, ऑल दोज रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विल बी पार्ट ऑफ शेड्यूल सी। और शेड्यूल सी में मतलब प्राइवेट सेक्टर को पूरी आज़ादी दी, प्राइवेट सेक्टर कैन रन द इंडस्ट्रीज। लेकिन यहाँ पे जो कैच था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को कोई भी नई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। लाइसेंस इज लाइक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सपोज किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मुंबई में एक नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है और किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को नॉर्थ ईस्ट एरिया में करनी है,
तो किसके लिए ज़्यादा आसान होगा लाइसेंस ऑब्टेन करना? द वन हु wants टू ओपन इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, बिकॉज गवर्नमेंट एक फिलोसफी, एक उनकी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी उन्होंने, दैट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. सो इट वाज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस if the industrial unit was established in an economically backward area, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या राजस्थान का कोई डेजर्ट या कोई भी रूरल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, कम है, तो वहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत इजी था कंपेयर टू दी ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज. दूसरा, ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स भी देती थी, यानी एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी टैक्स लगते थे उनकी रेट्स कम कर देती थी, या फिर कुछ साल टैक्स हॉलीडे दे देती थी कि इतने शुरू के 5 साल आपको टैक्स पे ही नहीं कर, इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, या इस टाइप से कुछ. तो ऐसे टैक्स बेनिफिट्स देती थी. और इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल की रेट्स थी वो भी वहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में लो होती थी. तो इन दीज वेज द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. दूसरा, एक ये तो हो गया लाइसेंस टू ओपन न्यू इंडस्ट्रीज. एक एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी. एक्सपेंशन मतलब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आप, नई मशीन, नया प्लांट या नई यूनिट खोल रहे हो जिससे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो. और डाइवर्सिफिकेशन मतलब नई वेराइटी ऑफ गुड्स आप बना रहे हो. कोई इंडस्ट्री मान लो पहले सोप शैम्पू बनाती थी, अब वो शुगर या पेपर या इस टाइप की कोई नई चीज़ बना रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है अपने प्रोडक्शन को. तो ये एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती थी. अब ऐसा क्यों करती थी गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे थोड़ा सोशलिस्ट पैटर्न, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, उसमें ये था कि दे वांटेड टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड. कोई फालतू में एक्सेस प्रोडक्शन ना करे, जितना चाहिए हम अपने रिसोर्सेज को, इस टाइप की फिलोसफी थी गवर्नमेंट की कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, कोई फालतू प्रोडक्शन नहीं करना, जितना इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से प्रोडक्शन होने देंगे. तो इफ़ गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड कि हाँ ज़रूरत है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो उनको एक्सपेंशन का लाइसेंस मिलता था या डाइवर्सिफिकेशन का लाइसेंस मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था. सो वी हैव सीन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया इनटू 3 शेड्यूल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कार्वे कमिटी रिकमेंडेशंस. ये क्या थी? 1955 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमिटी सेटअप की, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, की टू लुक फॉर कि विलेज में और रूरल एरियाज में कैसे हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करें. तो उस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था दत्तात्रेय गोपाल कार्वे. इसीलिए इस कमिटी को हम कार्वे कमिटी भी बोलते हैं. तो इस कमिटी ने बोला अपनी रिकमेंडेशंस में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट. लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये देख. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट, कि प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, इन सब में कितना पैसा लगाया हुआ है. तो अगर ये इन्वेस्टमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज़, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज पर द डेफिनेशन गिवन इन लेटेस्ट एनसीईआरटी. और ये जो लिमिट थी 1 करोड़ वाली, ये 1950 के टाइम पे, जब ये सब 1950-55 के अराउंड, दिस लिमिट वाज ओनली 5 लाख रुपीज, बट अब है 1 करोड़ रुपीज. सो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव. ये लेबर को ज़्यादा यूज़ करती हैं बजाय कि प्लांट और मशीनरी वगैरह के. सो दे कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम था कि ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से compete नहीं कर सकती थी. बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो अपना मशीन्स वगैरह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके अपनी कॉस्ट लो रख सकते थे, और कॉस्ट लो रखेंगे तो वो उसे सस्ते पे बेच भी सकते थे. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ये पॉसिबल नहीं था. वो ज़्यादा सस्ती प्राइस पे अगर चीज़ें बेचेंगी तो उनको लॉस होगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिग इंडस्ट्रीज से बचाने के लिए हम कुछ एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं
कि ये रिजर्व्ड हो जाएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती है, लार्ज स्केल वाली नहीं करेंगी। जैसे कि ये पिकल्स, स्टील एल्मिरा, मस्टर्ड ऑयल, ग्लास बैंगल्स, वैक्स कैंडल्स और ये नोटबुक्स, रजिस्टर्स, मतलब उस टाइप के आइटम्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज केपेबल थी बनाने के लिए, और लार्ज स्केल वाले अगर बनाएंगे तो लेकिन तब वो उनसे compete नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के आइटम्स को उन्होंने रिजर्व कर दिया एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट आज के टाइम पे ऐसे कोई भी आइटम्स नहीं है, सब कुछ एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री कैन मेक। तो एक तो हमने कुछ आइटम्स को रिजर्व कर दिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके अलावा भी देयर वर वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक था कि एक्साइज ड्यूटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे कम लगती थी। एक्साइज ड्यूटी वो होता है कि प्रोडक्शन आप करते हो, उन गुड्स पे टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो वो टैक्स की रेट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर लोअर कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा, इनको बैंक से लोन्स भी सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे मिल जाते थे। सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज को 3 लिस्ट में क्लासिफाई किया गया। शेड्यूल ए ओनली गवर्नमेंट, शेड्यूल बी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट विल लीड द वे, एंड शेड्यूल सी जिसमें प्राइवेट अलाउड है लेकिन लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर ओपनिंग न्यू यूनिट, फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा हमने देखा विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्वे कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, दे आर मोर लेबर इंटेंसिव। उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए देखा कि कुछ आइटम्स को रिजर्व कर दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, प्लस एक्साइज ड्यूटी वॉज लोअर एंड this bank loans were given at cheaper interest rate। तो अब हम फाइनली हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो के, विच इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। व्हाट इज मेंट बाय दिस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नाम से पता चल रहा है कि वी विल सब्सटीट्यूट द इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम गुड्स को इम्पोर्ट करने की बजाय खुद हमारी इंडस्ट्रीज को इतना डेवलप करेंगे, इतना केपेबल बनाएंगे कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सके और इम्पोर्ट्स पे रिलाय ना करें। अब ऐसा करने के लिए वी नीड टू प्रोटेक्ट आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर इम्पोर्ट अगर आ रहा होगा सस्ते में या फिर कोई बेटर क्वालिटी का, तो लोग तो वो इम्पोर्टेड गुड प्रेफर करेंगे ओवर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसलिए हमें इम्पोर्ट्स पे कंट्रोल करना होगा। तो ऐसा गवर्नमेंट कैसे कर सकती थी? विद द हेल्प ऑफ टू वेज। फर्स्ट वन इज टैरिफ्स एंड सेकेंड वन इज कोटाज। टैरिफ्स मतलब टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्ट्स पे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती थी वो इंक्रीज कर देंगे, तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और लोग उसे खरीदना कम पसंद करेंगे। दूसरा, कोटाज। कोटाज मतलब स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। सपोज कि एक इंसान सिर्फ 5 kg गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है, या इस टाइप से कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हाँ इतना केजी या इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो एक एक कमोडिटी का मैक्सिमम। तो उस वजह से भी वो लिमिट हो गया इंपोर्ट हमारा। तो tariffs and quotas were these are very important from exam point of view. Tariffs and quotas are the two tools through which the domestic industry was protected against imports. But what was the reason for introducing this import substitution policy? पहला रीजन तो बहुत ही सिंपल है कि आर इंडस्ट्रीज वर नॉट केपेबल इनफ टू compete with goods coming from developed economies like USA and यूरोप। तो इसीलिए ये टैरिफ्स और कोटास जैसे रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत थी, ताकि ये इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन कर सके और कंपटीशन रिड्यूस हो सके फॉरेन गुड्स से। और दूसरा एक रीज़न था कि आर प्लानर्स also feared the possibility of foreign exchange being spent on the import of luxury goods if no restrictions were placed on imports। ये जो हार्ले डेविडसन बाइक्स और ये लग्जरी बैग, हैंड बैग्स वगैरह जो इंपोर्ट करते थे, इस पे फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर्स वगैरह के जो रिजर्व्स हमारे इंडिया में थे वो स्पेंड होते थे। तो द गवर्नमेंट वांटेड टू curtail दिस स्पेंड ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन दीज लग्जरी गुड्स, ताकि जो एसेंशियल गुड्स है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह, उनका इंपोर्ट में हम लोग
यूज़ कर सके, उसमें फॉरेन एक्सचेंज की कमी ना पड़े। और दूसरा एक और बात थी कि नो सीरियस थॉट वाज गिवन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स अंटिल द मिड 1980s। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही था कि जो हमने गोल पढ़ा था, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स पढ़े थे, उसमें एक गोल था सेल्फ रिलायंस। तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाना था, इसीलिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली पॉलिसी वॉज रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन सब पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी पे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड click on the bell icon to get notification for further videos. Thank you. Goodbye.